नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है आपका भारतीय जलवायु। इस भारतीय जलवायु में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस पर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके के अभी तक एमसीक्यू पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द इंडियन क्लाइमेट। तो कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो सागर की लहरें, भूमध्य सागर की निकटता, मानसून, भारतीय महासागर की उपस्थिति। तो यहाँ पर देखेंगे तो सागर की लहरों का किसी भी जलवायु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बाकी के तीन कोटेशन को अगर आप देखेंगे तो पहली चीज है कि भारत की जो स्थिति है वो विषुवत रेखा के उत्तर में हमें देखने को मिलती है। तो भारत की जो स्थिति है वो आपको 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ में देखने को मिलेगी, उत्तर में देखने को मिलेगी। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण इस पर विषुवत रेखा का प्रभाव भी हमें पड़ता है। दूसरा जो है कि इंडियन ओशियन की जो स्थिति है वो भारत के नीचे ही मिलती है, तो इंडियन ओशियन का भी इसके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तीसरा जहां पर देखेंगे कि मानसून, मानसून का मतलब होता है कि जब ऋतु परिवर्तन के साथ, यानी कि जब भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय होता है तो उस समय उत्तर भारत में हाई टेम्परेचर और इंडियन ओशियन में लो टेम्परेचर बनता है। इस हाई टेम्परेचर में क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर बनेगा तो हर हाई टेम्परेचर में बनेगा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर में बनेगा हाई प्रेशर। तो विंड क्या करेगी, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी। लेकिन जब भारत में शीत ऋतु की बात आती है, जब भारत में शीत ऋतु आती है, विंटर सीजन आता है, तो विंटर सीजन के अंदर उत्तर भारत में क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, और हिंद महासागर में बनता है हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो विंड अब किधर ब्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि ऋतु परिवर्तन के साथ यहाँ पर पवन ने अपने दिशा में परिवर्तन कर दिया। तो इसको क्या बोला जाता है, ये स्थिति कहलाती है आपकी मानसून की स्थिति। क्लियर हो गया? तो ये मानसून की स्थिति कहलाती है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला, भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। तो भारत में जो वर्षा होती है वो सामान्यतः हमें क्लियर होना चाहिए कि भारत में जो वर्षा होती है वो आपकी ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत में जो वर्षा का समय माना जाता है वो ग्रीष्म ऋतु में माना जाता है, जो जून से लगभग स्टार्ट हो जाती है और सितंबर तक हम मेनली यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम पूरे का पूरा ग्रीष्म ऋतु का क्राइटेरिया देते हैं। अब क्वेश्चन है कि भारत में ये जो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ से पूरी की पूरी वर्षा आपको मिल रही है, ये पूरे का पूरा कैलेंडर, इसमें किससे वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून लौटता हुआ, अथवा दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। हालांकि वर्षा भारत में चारों से ही होती है। अगर भारत में वर्षा का अगर हम देखें तो भारत में जो वर्षा एक होती है ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा होती है भारत के अंदर, वो आपकी वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो भारत में जो मानसून आता है उस मानसून को क्या कहा जाता है, इस तरीके से भारत में मानसून मिलेगा। अब ये कैसे ओरिजिन होता है आगे जाकर अपन सारा पढ़ेंगे। तो ये जो वर्षा होती है बेटा किससे होती है, इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा हो रही है ये साउथ वेस्ट मानसून से हो रही है। ऐसे ही भारत में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। भारत में क्या होता है, शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। शीत ऋतु में जो भारत में वर्षा होती है तो उस वर्षा के अंदर एक आप देखेंगे तो शीत ऋतु में जो पवनों की दिशा होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर समर सीजन है तो समर सीजन में हवाएं क्या होती हैं, इस डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि हिंद महासागर के उच्च वायु दाब से उत्तर भारत के निम्न वायु दाब की ओर चलती है। लेकिन विंटर सीजन में ये स्थिति बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। यहाँ पर आपका सर्दी होने के कारण हाई प्रेशर और हिंद महासागर में बन जाता है लो प्रेशर। तो हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून बोल देते हैं। ये बन जाता है आपका उत्तर पूर्वी मानसून। तो गर्मी में जो वर्षा होती है वो एक तो आपका किसके कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, सॉरी सर्दी में। दूसरा, लौटते हुए मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का भी इम्पैक्ट। तो रिट्रीट ऑफ मानसून का इम्पैक्ट भी आपको सर्दी में मिलता है। तो रिट्रीट ऑफ मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून का इम्पैक्ट भी विंटर सीजन के अंदर ही मिलता है। और जो वेस्टर्न में डिस्टरबेंस हो रहा है, वेस्टर्ली डिस्टरबेंस होता है, उसका इम्पैक्ट भी एक तरीके का टेम्परेट साइक्लोन का इम्पैक्ट होता है। ये टेम्परेट साइक्लोन का इम्पैक्ट पड़ता है भारत में। तो ये टेम्परेट साइक्लोन का इम्पैक्ट भी विंटर सीजन में आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो इम्पैक्ट है वो आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का इम्पैक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो वर्षा तो चारों के कारण होती है, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत में होने वाली वर्षा का मेन सोर्स क्या है?
तो मेन जो वर्षा होती है वो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून। तो जब भी हम मेन सोर्स में काउंट करते हैं तो मेन सोर्स क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही होता है। अब आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, वो एक एक करके आएगा सारी चीजें, क्योंकि मैं क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। एक चीज याद रखा करो कि मैं यहाँ पर आपकी थ्योरी क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ, लेकिन एमसीक्यू के साथ जितनी जरूरत हो सकती वो सारे के सारे हम थ्योरीज को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, अगर मैं एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा मानसून पढ़ा दूंगा तो फिर बाकी के क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थ्योरीज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का निम्नलिखित में से कारण क्या है। तो अभी मैंने कहा कि जो शीतकाल में वर्षा होती है, जो शीत ऋतु में वर्षा होगी, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो वर्षा आपकी एक तो नॉर्मल जो वर्षा होती है शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु की जो सामान्य वर्षा है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है बेटा, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। हालांकि इस मानसून का जो इम्पैक्ट है उत्तर पूर्वी मानसून का वो केवल कोरोमंडल कोस्ट पर ही हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो केवल हमें कोरोमंडल तट पर ही देखने को मिलता है। तो क्योंकि जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये दो शाखाओं में आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। तो एक शाखा जो आपकी समुद्र के ऊपर से जा रही है वो यहाँ पर हिट करेगी, और ये जो शाखा है ये सामान्यतः क्या है, ये शुष्क है। ये जो उत्तर पूर्वी मानसून की ये जो फर्स्ट शाखा है ये कैसी है, शुष्क है, क्योंकि इसके ऊपर कोई जलीय स्रोत आपको देखने को नहीं मिलता। तो शुष्क होने के कारण इससे सामान्यतः वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में भारतीय क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती। लेकिन इसकी वो शाखा जो दूसरी शाखा है जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाती है, तो इसमें क्या होगा, पर्याप्त नमी मिल जाएगी, तो ये आर्द्र हो जाएगी। तो ये आर्द्र होने के कारण कोरोमंडल तट पर क्या है, वर्षा करती है। तो इसलिए तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दी में वर्षा होती है। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर, जो दूसरा इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर, तो वो भूमध्य सागर से आने वाला एक विक्षोभ होता है जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। आगे जाकर जब पश्चिमी विक्षोभ का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको समझाएंगे कि ये पश्चिमी विक्षोभ कहां से आता है। तो पश्चिमी विक्षोभ का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और कई बार जब रिट्रीट ऑफ मानसून होता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर उत्तर में जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो पश्चिमी विक्षोभ का पड़ता है। तो यहाँ पर हम आंसर लगा सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ। रिट्रीट ऑफ मानसून से भी वर्षा होती है, लेकिन रिट्रीट ऑफ मानसून से थोड़ा सा जो पंजाब हरियाणा जो एमपी का उत्तर का बेल्ट है, इन सारे में रिट्रीट ऑफ मानसून से वर्षा होती है। अगर टॉप आप इंडिया में जाएंगे जम्मू कश्मीर वगैरह हिमाचल वगैरह, तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो मैदानी क्षेत्रों की वर्षा अगर पूछता है तो वो शीत ऋतु में आप रिट्रीट ऑफ मानसून लगा सकते हो, और अगर पर्वतीय क्षेत्रों की वर्षा पूछ रहा है तो स्वाभाविक है आप उसमें पश्चिमी विक्षोभ ही आंसर लगाएंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा में चक्रवातों के कारण होती है। तो देखो यहीं पर वही बात आ गई कि जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु में जो वर्षा होगी वो आपका 3 क्षेत्रों में होती है। तो एक तो तमिलनाडु के कोस्ट पर होती है, एक आपका इंडिया के प्लेन जो स्टेट हैं वहां पर आपको देखने को मिलती है, और एक आपका हिमालयन स्टेट में मिलती है। तो एक तो प्लेन वाली स्टेट में मिलेगा और एक आपको हिमालयन स्टेट में मिलेगा। तो इसमें मोस्टली आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, तो तमिलनाडु में जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून का इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून आप आंसर लगा सकते हैं। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। नॉर्थ में जो वर्षा होगी ये पूरा नॉर्थ इंडिया है, तो इसमें ज्यादातर आप क्या लगाएंगे, इसमें रिट्रीट ऑफ मानसून लगा सकते हैं। अब रिट्रीट ऑफ मानसून अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप हिमालयन स्टेट वाला यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, तो रिट्रीट ऑफ मानसून के कारण यानी कि लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। और हिमालयन क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो वेस्टर्लीज डिस्टरबेंस के कारण होती है, यानी कि इसको कहेंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां पर होती है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम पश्चिमी विक्षोभ को समझना चाहें, एक हेडिंग आप यहाँ पर डाल लेते हैं हम, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ में कुछ फैक्चुअल चीजों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, ये एक शीतोष्ण चक्रवात है। पहली पॉइंट याद रखेंगे कि ये क्या है, एक शीतोष्ण चक्रवात है। चक्रवातों को हम दो डिवाइड करते हैं, एक उष्ण चक्रवात और एक शीतोष्ण चक्रवात। तो जो निम्न अक्षांशों में आते हैं वो उष्ण चक्रवात है, मध्य अक्षांशों में आते हैं वो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। तो ये लगभग आपका शीतोष्ण चक्रवात है, और इसकी जो उत्पत्ति है
इस शीतोष्ण चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है ये भूमध्य सागर में होती है। तो ये कहां पर उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर में। तो हम कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति शीतोष्ण चक्रवात के रूप में भूमध्य सागर में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें कि ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहां पर आपको मैं पूरा मैप बना के आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर आपको क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही आपको यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट का एरिया मिल जाता है। अफ्रीका के ऊपर ही जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यूरोप कॉन्टिनेंट मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ आपको मिल जाएगा एशिया। तो यहाँ से कनेक्ट होता हुआ ये फाइनली आपका भारत आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरे का पूरा आपको मैप मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा इंडियन ओशियन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहां पर आप जाएंगे तो इस तरीके से ये आपको भारत की स्थिति मिल जाएगी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी हो गया आपका और ये इंडिया की पोजीशन होगी। तो लगभग देखेंगे इंडिया का जो नॉर्थ वाला बेल्ट है और मेडिटेरेनियन सी का जो लैटिट्यूड है वो एक सेम लाइन पर आ रहा है। और इसी मेडिटेरेनियन सी के अंदर उत्पन्न होता है साइक्लोन। तो यहीं पर बनता है एक साइक्लोन और इसी साइक्लोन को हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। अब ये टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है? पछुआ प्रभाव के कारण, यानी कि यहाँ से पश्चिम में कुछ जेट स्ट्रीम चलती है और पछुआ हवाएं भी चलती हैं। और इसी पछुआ प्रभाव के कारण ये क्या होता है? पश्चिम से किस दिशा में चलता है? पूरब के कारण। तो याद रखना ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और ये पश्चिम से किधर चलेगा? पूर्व दिशा में चलेगा, जिसका कारण हो सकता है कि पछुआ प्रभाव या पश्चिम से चलने वाली जेट स्ट्रीम के प्रभाव के कारण ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। जब उत्तर भारत में पहुंचता है तो उत्तर भारत में शीत ऋतु के अंदर ही, शीत ऋतु में क्या होता है? सूर्य की किरणों का दक्षिणायन हो चुका होता है। यहाँ पर क्या हो चुका है? हो रहा होता है दक्षिणायन की स्थिति पैदा होती है, जिससे पूरे वायुदाब नीचे की ओर खिसक जाते हैं। जो ये डिस्टरबेंस सीधा निकलना चाहिए था, ये जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से सीधा निकलना चाहिए था भारत के उत्तर से, तो इसमें क्या होता है? दक्षिण खिसकने के कारण यहाँ पर आकर इसमें विक्षोभ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जब ये विक्षोभ होकर, तो इसमें क्या होता है? एक डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, एक विक्षोभ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए इसको कहते हैं डिस्टरबेंस, यानी कि पश्चिम से आने वाले मानसून में या साइक्लोन में क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी डिस्टरबेंस। और जब ये उत्तर भारत के राज्यों में पहुंचता है तो यहाँ पर आके ये वर्षा करता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य सागर। तो इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर में होती है। देखो कितना क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। उत्तर भारत में यदा कदा होने वाली जाड़े की वर्षा, तो यहाँ पर जब जाड़ा आ जाएगा यानी कि विंटर आ जाएगा। और विंटर में देखो यहाँ पर उसने कहीं पर भी शीतोष्ण चक्रवात नहीं लिखा है। इसमें जाड़े में जो चक्रवात आता है वो शीतोष्ण चक्रवात आएगा, और खास तौर पर जब उत्तर भारत की बात होगी तो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्यों में सर्दियों में बाढ़ आती है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि सर्दियों में बाढ़ कहां पर आएगी। तो सर्दियों में बाढ़ आने की स्थिति तब समझ में आएगी कि सर्दियों में बाढ़ आने का मतलब नहीं है कि बाढ़ आती आती है। सर्दियों में यहाँ पर बाढ़ का टारगेट था आपका केवल वर्षा पर, कि वर्षा कहां पर होती है। तो अगर ये जो स्टेट दी हुई है, जैसे आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टेट है, आपका इस साइड केरल स्टेट हो गया, इस साइड आपका तमिलनाडु स्टेट हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट हो गया। तो भारत में दो तरीके से वर्षा होती है, एक तो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और एक शीतकाल में वर्षा होती है। तो जो ग्रीष्म काल में वर्षा होगी, तो ग्रीष्म की जो वर्षा होगी वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, यानी कि इस डायरेक्शन में आपकी क्या होती है? ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो ये ग्रीष्म काल की वर्षा है, पूरी जगह इंपैक्ट डालेगी इस तरीके से। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से क्या हो रहा है? ग्रीष्म काल में वर्षा हो रही है। लगभग सारी स्टेट्स में क्या हो जाती है, इंक्लूडिंग तमिलनाडु में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है, ज्यादा नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत तो हो जाती है। लेकिन जब स्पेशली हम शीत ऋतु की बात करते हैं, तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, तो ग्रीष्म में जो मानसून है, देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो रहा है कि ऊपर लो प्रेशर बना होगा, यहाँ पर क्या होगा? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बना होगा, और यहाँ पर क्या होगा? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो हवाएं किधर जा रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर को। लेकिन सर्दी में हमारा सिनेरियो क्या होता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है। विंटर सीजन में बेटा हम क्या पढ़ते हैं कि विंटर सीजन में यहाँ पर बन जाता है हाई लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर। तो इंडियन ओशियन में क्या हो जाएगा? तो इंडियन ओशियन में अगर हम जाएंगे तो इंडियन ओशियन में लो टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर हो जाएगा, लो प्रेशर, यानी कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो विंड का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से हो जाता है। तो विंड जब इस डायरेक्शन में चलेगी यहाँ से,
तो ये डायरेक्शन फ्लो करेगी। तो इसकी कुछ शाखा जो आपकी यहां से आती है, तो इसको हम क्या करते हैं, दो शाखाओं में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट होता है और ये इसका दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट जो होगा ये नेचर में कैसा है, शुष्क है, क्योंकि इसमें नमी नहीं है। इधर वाला क्या है, ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जा रहा है, ये वाली ब्रांच बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जा रही है, तो इसमें क्या है, आर्द्र वायु है। तो जब ये आर्द्र वायु तमिलनाडु के तट से टकराएगी, इस वाले कोस्ट से जब ये टकराएगी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के कोस्ट के टकराने से यहाँ पर क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा। तो विंटर सीजन में पेनिनसुलर में जो रेनफॉल होती है वो केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही होती है। तो तमिलनाडु में कई बार तट पूछ लेता है, कौन सा तट है बेटा, यहाँ पर कोरोमंडल तट। तो विंटर में रेनफॉल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है दक्षिण भारत के अंदर, और उत्तर भारत में आपका वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से होती है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का आंसर बताना है आपको। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में तापी विभेदन की संकल्पना हेली के द्वारा दी गई थी। तापी विभेदन की संकल्पना भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाती है। तो यहां पर ए और आर दोनों सही हैं, तो ये आप ये आंसर कर सकते हैं, और ये दोनों कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, 1 मिनट में बैक आ रहे हैं, जल्दी आप इसको कर लो। जल्दी कर लें इसको, 1 मिनट में आ रहे हैं बैक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है। तो अभी हम बढ़ चुके हैं कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होगी। तो तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या होगा, उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। अगला, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। हु अमंग द फ्लोइंग द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन मानसून। देखो, मानसून की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा समझ लो इसको। तो जब भी मानसून शब्द की बात आती है, तो मानसून जो शब्द है आपका, ये मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया। तो ये किससे बना हुआ है, अरबी भाषा का एक शब्द है। तो अरबी भाषा में एक शब्द होता है मौसम। तो मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द का लिया गया, जिसका मतलब होता है ऋतु। यानी कि ऋतु का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि अगर सिंपल भाषा में, कि जो ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु जब परिवर्तन होता है, जब ऋतु परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा में भी परिवर्तन आ जाता है। तो पवनों की दिशा में परिवर्तन, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है मानसून। तो ऋतु परिवर्तन के साथ अगर पवनें अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, मानसून कहते हैं। मौसम शब्द से लिया गया है, और अरबी में इसका सबसे पहले जो यूज किया था वो अल मसूदी के द्वारा किया गया था। तो अल मसूदी ने इसका सबसे पहले वर्णन किया था। यानी कि ऋतु परिवर्तन का मतलब, वैसे तो मैं इसको बता चुका हूं, फिर से दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में जब हम जाएंगे, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तो उत्तर भारत में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बनता है, और इंडियन ओशियन में लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनता है। इसका मतलब विंड ऑलवेज ब्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से किधर जाती हैं, लो प्रेशर में। लेकिन जब विंटर सीजन की बात करते हैं, जब हम विंटर सीजन की बात करते हैं, तो जब आप शीत ऋतु की बात करोगे, तो शीत ऋतु में क्या होगा, तो शीत ऋतु में यहाँ पर बना हुआ है लो टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। हिंद महासागर में हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बन जाएगा। तो विंड बेटा किधर ब्लो करती है, तो विंड ऑलवेज ब्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आप देखेंगे जैसे ही ऋतु परिवर्तन हुआ, पवनों ने अपनी दिशा में भी परिवर्तन कर दिया। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं। तो ये किसके कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। मानसून की आवधिक प्रकृति के विचार को सामने रखने वाले पहले भूगोलवेत्ता में निम्नलिखित में से कौन से थे, तो वो अरब से आए थे। तो सबसे पहले भारतीय मानसून को जो एक्सप्लेन किया गया था वो अरबियों के द्वारा किया गया था। तो भारतीय मानसून को एक्सप्लेन करने वाले जो पहले लोग थे वो कौन थे, अरबी लोग थे। अल मसूदी का नाम खासतौर पर याद रखना।
ठीक है ना। अगला है भारत की मानसून में तिब्बत के उच्च पठार के तापी प्रभाव को निम्नलिखित में से, तो ये एक कोटेश्वरम और फ्लॉन का थ्योरी आती है, जिसमें तिब्बत के मोनेक्स थ्योरी के नाम से भी हम पढ़ते हैं। तो ये कोटेश्वरम और फ्लॉन के द्वारा तिब्बत के पठार के, क्योंकि तिब्बत में के पठार में बनने वाला हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर भी भारतीय मानसून को आकर्षित करता है। क्लियर हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला बेटा क्वेश्चन क्या, अल नीनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है। अल नीनो सदर्न ओसिलेशन, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं ENSO, अल नीनो सदर्न ओसिलेशन। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सदर्न ओसिलेशन को समझें कि ये सदर्न ओसिलेशन क्या है, तो सदर्न ओसिलेशन का संबंध आपका किससे है, प्रशांत महासागर में है। तो ये किससे संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। और अगर हम अल नीनो की बात करेंगे तो अल नीनो का जो संबंध है ये भी आपका किससे है, प्रशांत महासागर से। यानी कि ये जो घटनाक्रम है ये पूरे का पूरा आपका किससे संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो प्रशांत महासागर के अंदर दो घटनाएं होती है, एक होती है अल नीनो की घटना और एक होती है ला नीनो की घटना, और ये खास तौर पर दक्षिणी अमेरिका के तट पर होता है। तो अगर आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के यहाँ पर एक देश मिलेगा पेरू। तो पेरू के तट के पास में यहाँ पर अल नीनो और लानीनो का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये अल नीनो और लानीनो के इम्पैक्ट बनते हैं। लानीनो एक गर्म जलधारा है, तो ये क्या है, एक गर्म जलधारा है, और लानीनो क्या है, लानीना क्या है, एक ठंडी जलधारा। अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या करती है, जब अल नीनो भारतीय मानसून में आता है, इंडियन आगे जाकर बताऊंगा अल नीनो कैसे भारतीय मानसून में आता है। तो जब अल नीनो भारत में इंटर करता है तो हिंद महासागर के तापमान को बढ़ाता है, क्योंकि गर्म है तो तापमान बढ़ेगा। तो उत्तर भारत का भी तापमान बढ़ा हुआ, ऊपर लो प्रेशर बना हुआ, इंडियन ओशियन का भी तापमान बढ़ जाएगा, तो दोनों में लो प्रेशर बन जाएगा, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भारतीय मानसून के लिए क्या है, सूखे की स्थिति पैदा कर देता है, जो एक क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट माना जाता है। तो भारतीय मानसून पर ये क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। वहीं ये ठंडी धारा है तो ये भारत में बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव ही है, लेकिन ये नेगेटिव कम पॉजिटिव है। तो बाढ़ अगर ज्यादा आ गई तो नेगेटिव है, सामान्यतः आ गई तो वर्षा ला सकता है, लेकिन अल नीनो का इंपैक्ट हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जो आपको भारत में नकारात्मक स्थिति पैदा करता है। तो दक्षिणी दोलन क्या होता है, जब अल नीनो की कंडीशन बनती है, तो जब अल नीनो की कंडीशन बनती है तो उसको कहते हैं सदर्न ओसिलेशन, जो इंडेक्स है वो आपका नेगेटिव होगा। और जब लानिनो की इंडेक्स बनती है तो इसको कहते हैं सदर्न ओसिलेशन, जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव होगा। तो ये दो तरीके से बनता है ई, तो इसको बोलते हैं ENSO, और इसको बोलते हैं, सॉरी, दोनों को अल नीनो सदर्न ओसिलेशन इंडेक्स। तो ये क्या है, नेगेटिव स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अल नीनो का क्या है, अल नीनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है, समुद्र के सामान्यतः तापमान में वृद्धि। तो ये कुल मिला के ज्यादा तो डिटेल से नहीं दिया इसमें, तो केवल आपको ये आंसर दे सकते हैं। तो अल नीनो सदर्न ओसिलेशन क्या करता है, यानी कि अल नीनो का जो इंपैक्ट है वो तापमान में वृद्धि करता है। अगला है नीनो संबंधित है अल नीनो रिलेटेड टू। तो अल नीनो की उत्पत्ति हम देख चुके हैं कि ये कहां पर होती है। तो अल नीनो की उत्पत्ति दक्षिणी अमेरिका में होती है। तो दक्षिणी अमेरिका में यहां पर ये अल नीनो की उत्पत्ति होगी, तो यहां पर बनेगा अल नीनो की धारा। तो ये आपकी यहां पर क्या बनती है बेटा, अल नीनो की धारा बनती है। और इंडिया जो हमारा है, इंडिया की जो स्थिति मिलती है, इंडिया आपको यहां पर मिलता है। तो इंडिया की स्थिति यहां पर मिलती है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वो लगभग आपकी यहां से होकर गुजर जाएगी। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास और भी नीचे इसकी बनती है, नीचे मकर रेखा के आसपास ये बनता है। तो नीचे मकर रेखा के आसपास क्या होता है, अल नीनो की उत्पत्ति मिलती है हमें। लेकिन ये किस तरीके से, और ये पूरा का पूरा इस पश्चिम से, क्योंकि पूर्वी हवाओं का यहाँ पर विषुवत रेखा पर प्रभाव होता है। ये पूरे का पूरा अल नीनो का गर्म पानी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर ये इंडियन ओशियन में पहुंचेगा। कहाँ पर पहुंचेगा, इंडियन ओशियन में पहुंचेगा। अब जब इंडियन ओशियन में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बना होता है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर बना होता है, और हवाएं इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। लेकिन जैसे ये अल नीनो का पानी यहाँ पर इंडियन ओशियन में इंटर करेगा तो ये टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इससे क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि लो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, हाई टेम्परेचर में, हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा। तो जो ऊपर भी लो प्रेशर और नीचे भी अगर लो प्रेशर बन गया तो यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एकदम मानसून न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो
ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर वीक हो जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या करता है कि दोनों के प्रेशर में परिवर्तन ला देता है। तो ये क्या करता है, पश्चिमी अवदाब से ईस्टर्ली डिस्टर्ब में इंडियन मानसून, तो ये किससे संबंधित है, भारतीय मानसून को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंडियन मानसून, तो कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो अल्नीनो तो हम जानते हैं कि अल्नीनो क्या करता है, इंडियन जो ओशियन है, तो इस इंडियन ओशियन में क्या करता है, तो जैसे ये इंडियन ओशियन में पहुंचेगा तो इंडियन ओशियन के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, जो वायु दाब प्रवणता है, तो वायु दाब प्रवणता को, तो इससे क्या हो जाएगा, वायु दाब प्रवणता कमजोर हो जाएगी, यानी कि नकारात्मक हो जाएगी, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाएगा हमारा, तो ये कमजोर होगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी कमजोर पड़ जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून अगर कमजोर पड़ गया, अगर ये कमजोर हो गया तो भारत में क्या हो जाएगा, सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरा है तिब्बत का पठार, तो तिब्बत का पठार क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर क्रिएट करता है, ये भी प्रभावित करेगा। जेट स्ट्रीम भी भारतीय मानसून को पुश करने का काम करती है। जेट स्ट्रीम हालांकि भारतीय मानसून की उत्पत्ति तो नहीं लाती, ये कहीं ना कहीं भारतीय मानसून को पुश करने का काम करती है। गल्फ स्ट्रीम बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक समुद्री धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या बेटा, एक समुद्री धारा है जो कहां पर चलती है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में आपको मिलेगी। तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है वहां पर आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो अभी क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंडियन मानसून, तो अल्नीनो, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम या गल्फ स्ट्रीम। तो वैसे तो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि जो गल्फ स्ट्रीम दिया हुआ है इसका संबंध जो है, तो गल्फ स्ट्रीम आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलती है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर जाएंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में, जब आप नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर जाएंगे तो यहां पर आपको जो धारा मिलती है उसी को बेटा क्या कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो इस धारा को किस नाम से जाना जाता है, गल्फ स्ट्रीम की धारा के नाम से जाना जाता है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अल्नीनो, तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, ये तीनों ही धाराएं, जो तीनों स्थितियां, ये भारतीय मानसून को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु मिलती है। देखो इस वर्गीकरण को वैसे तो विश्व के भूगोल में आपको डिटेल से पढ़ना होता तब ये समझ में आता, लेकिन एक रफ आइडिया मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी जलवायु को पढ़ोगे तो सिंपल आपको दो तीन चीजें याद रखनी है कि एक तो विषुवत रेखा से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें तो विषुवत रेखा के नियरेस्ट एरियाज में जो जलवायु मिलती है वो आपको ए जलवायु याद रखना है। तो विषुवत रेखा के आसपास जो ट्रॉपिकल जोन है वहां पर कौन सी जलवायु आएगी, ए जलवायु। वैश्विक स्तर पर हम ये एक बॉक्स बना देते हैं, तो ये पहला बॉक्स हो गया आपका ए जलवायु का। यहाँ पर उष्ण कटिबंध में ए जलवायु, इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको जो क्षेत्र मिलेगा वो सी जलवायु का मिलेगा। तो ए के बाद कौन सी जलवायु मिलती है, सी जलवायु का क्षेत्र, यहाँ पर भी आपको सी जलवायु मिलेगी, यानी कि कर्क मकर रेखा के ऊपर जाएंगे तो ए सी, और उसके बाद जाएंगे तो डी जलवायु का क्षेत्र मिलेगा। तो फिर आपको डी याद रखना है एबीसीडी के क्रम में, और डी के बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिर ई जलवायु का नाम याद रखना है। तो इसमें तो आप कहेंगे सर दो जलवायु कहाँ चलेगी, एक हो गई बी और एक होती है आपकी एच जलवायु। तो बी और एच की जब हम बात करते हैं, ये जो जलवायु दो क्षेत्र आते हैं एच, तो एच आपका हाइट वाले क्षेत्रों के लिए यूज किया जाता है, तो हाइट तो कहीं पर भी मिल सकती है। बी जो है ये नॉर्मली डेजर्ट या ड्राई क्लाइमेट के लिए यूज किया जाता है। तो ये दो आपको अलग याद रखना, क्योंकि ये कहीं पर भी मिल सकता है, ए में भी बी हो सकता है, सी में भी बी हो सकता है, इसलिए हम बी को ऐड नहीं करते हैं। तो ये नॉर्मली याद रखना। अब इसमें सिर्फ आपको भारत को समझना है कि भारत कहां पर है। तो भारत की जो स्थिति है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो भारत की स्थिति आपको कहां देखने को मिलेगी, तो आपको कर्क रेखा पर देखने को मिलती है। मान लो कि ये कर्क रेखा है, तो इसका मतलब है कि जब भारत में आपको जलवायु को विभाजित करेंगे तो भारत में जो मुख्यतः जलवायु आएगी,
तो भारत में जो मेन जलवायु के दो क्षेत्र आपको याद रखने होते हैं। यहाँ पर जो जलवायु आती है वो सी प्रकार की जलवायु आती है और यहाँ पर जो जलवायु आती है वो ए प्रकार की। तो कर्क रेखा के नीचे के क्षेत्र में जो जलवायु मिलेगी वो ए जलवायु मिलेगी और कर्क रेखा के ऊपर वाले जलवायु क्षेत्रों में मुख्यतः सी प्रकार की जलवायु मिलेगी। इसके अलावा बी जलवायु वहां मिलेगी जहां पर डेजर्ट एरिया, जैसे राजस्थान वाला एरिया है। एच जलवायु जो हाइट वाला हिमालयन क्षेत्र है वहां पर आपको एच जलवायु मिलेगी। डी और ई जलवायु के इम्पैक्ट भी हमें हिमालयन क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं क्योंकि ये ठंडी जलवायु से संबंधित है और ठंडी जलवायु केवल हमें हिमालय क्षेत्र में मिलेगी। तो अगर आप ए और सी को याद रख लेते हैं तो इससे भी आपकी हमेशा जो समस्या वो सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो ये जो डब्ल्यू जी शब्द वगैरह आते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो सी तो आप समझ गए। तो देखो अगर सी केवल से मैं आंसर निकालना चाहूं तो क्या हम केवल सी से आंसर निकाल सकते हैं? देखो जरा, तो सी उत्तर में आएगा तो पूर्वी राजस्थान आंसर हो सकता है। अब राजस्थान में देखो डेजर्ट एरिया, तो राजस्थान का एरिया कैसा है? एक डेजर्ट एरिया, तो यहाँ पर बी क्लाइमेट मिलेगा, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ उत्तर पूर्वी भारत में गंगा के पैदान में छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ आपका कर्क और मकर और कर्क रेखा के पास ही स्थित है, इसमें दोनों जलवायु आ सकती है। लेकिन कैसे क्लियर होती कोई भी जलवायु, तो इसके लिए एक तो आपको ए और सी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक इसके अंदर एक छोटा शब्द आता है एफ, इसको याद रख लेना। एफ के बाद एक छोटा एम आता है और एक आपका, तो एफ एम, एक छोटा एस और एक छोटा डब्ल्यू, ये चार शब्द आपको और याद रखने। कैसे याद रखेंगे? एफ का मतलब जब भी आएगा तो फुल रेन का मतलब होगा, फुल रेन। फुल रेन का मतलब थ्रू आउट द ईयर, जहां पर आपको रेन मिलती है, मतलब रेन का इंपैक्ट सबसे ज्यादा मिलता है, तो वहां पर एफ जलवायु मिलती है थ्रू आउट द। एम वहां जलवायु होती है जहां पर मानसून इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। एस का मतलब होता है समर ड्राई, जब भी ऐसा आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? समर ड्राई। अगर समझ लो समर ड्राई आ रहा है तो इसका जो विंटर होगा तो इसमें विंटर रेन होगा, तो जहां पर विंटर में रेनफॉल होता है उसका समर ड्राई होगा, तो जहां पर विंटर में रेनफॉल हो रहा है तो वहां समर ड्राई होगा, तो वहां पर एस याद रखेंगे, उल्टा याद रखते हैं। और डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाता है? डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, तो डब्ल्यू का मतलब क्या याद रखेंगे? विंटर ड्राई यानी कि समर रेन, तो समर रेन होगा। तो बस ये चार शब्द अगर आपको याद है, जैसे यहां पर अब ये पीछे जो शब्द आता है ये आप दो से निकाल सकते हैं। जैसे एस, सॉरी आपका सी और डब्ल्यू दिया, तो सी दिया हुआ तो इसका मतलब ये आपका कर्क रेखा के उत्तर का क्षेत्र आ रहा है और साथ में डब्ल्यू भी दे दिया है, तो छोटा वाला डब्ल्यू दिया, तो डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई आ रहा है, तो डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? विंटर ड्राई होगा, यानी कि समर वाले रेन की बात हो रही है। तो समर रेन की बात हो रही है, तो समर रेन की बात हो रही, तो स्वाभाविक है ये सी डब्ल्यू जो मिलेगा वो आपको मेन गैंगटिक प्लेन के अंदर मिल जाएगा। तो ये जलवायु आपको मेनली कहाँ मिलेगी? गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मिल जाएगी। क्लियर हो गया? तो गैंगटिक प्लेन के अंदर इस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? बाकी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, उनसे हम इसको बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आगे जाकर पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अगला है थॉर्न व्हाइट के वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश भाग पर जलवायु, तो थॉर्न व्हाइट ने भी एक इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया, तो ये भी आपका CAW, थोड़ा सा इनमें अंतर आता है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर कोपेन को ज्यादा टारगेट करना। अल्नीनो के आने से पूर्व मानसून कमजोर पड़ जाता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जब भारतीय मानसून में अल्नीनो का इंपैक्ट पड़ता है तो वो भारतीय मानसून को कमजोर कर देता है। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का किस्सा भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है। तो ITCZ जो विषुवत रेखा पर हमेशा मिलता है, ITCZ जो विषुवत रेखा पर मिलता है, इसकी नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग के कारण ही भारतीय मानसून पर इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि कोटेशन दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं हो रही। तो ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। वायुमंडल में एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति से ऊपरी वायुमंडलीय संचरण को क्या कहा जाता है? तो ऊपर में क्षोभ सीमा के पास चलने वाले वायु संचरण को जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, जो आपका मियांडर शेप में चलता है। क्लियर होगा? तो ये जेट स्ट्रीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इनिशिएटिव्स टू साउथ वेस्ट मानसून, तो कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? देखो दक्षिण पश्चिम मानसून आता कैसे है, तो इसको सिंपली समझ लेंगे कि भारत के अंदर जब भी मानसून की उत्पत्ति की बात होती है तो विषुवत रेखा के नीचे अगर हम बात करेंगे तो विषुवत रेखा के दोनों और कुछ हवाएं चलती हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड और इसको कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड। तो उत्तर पूर्व की व्यापारिक और दक्षिण पूर्व की व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो ये पूरी की पूरी पवन आपकी इस दिशा में चलती है, तो ये कौन सी आपकी? दक्षिण पूर्व।
लेकिन जब 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणों का उत्तरायण प्रारंभ होता है, तो जब यहां से उत्तरायण स्टार्ट होगा, तो जब उत्तरायण की स्थिति बनेगी यानी कि ये नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, तो उत्तरायण होने के कारण क्या होता है, पूरे के पूरे प्रेशर बेल्ट भी ऊपर की ओर खिसकेंगे, यानी कि ये जो रेंज है ये अपनी रेंज को बढ़ाएगी, दक्षिण के साथ साथ ये उत्तर में भी प्रवेश कर जाएगी, तो ये रेंज बढ़ाकर उत्तर में भी प्रवेश करेगी। तो जो दक्षिण पूर्वी मानसून था, तो ये दक्षिण पूर्वी मानसून विषुवत रेखा के उत्तरी भागों में प्रवेश करता है। और जब भी आप कभी गोलार्ध को चेंज करती है वायु, जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी से गोलार्ध में जाती है, तो उसको कोरियोलिस फोर्स इंपैक्ट करता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किसी भी पवन को अपनी दिशा के दाईं ओर मोड़ देता है, तो ये पवन भी अपनी दिशा से किधर मुड़ेगी, तो जो सीधी जा रही, तो ये रियल में सीधी ने जाकर अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें दो चीजें होंगी, पहली चीज हो गया कि सूर्य की किरणों का उत्तरायण हुआ, आईटीसीजेड भी उत्तर की ओर खसकेगा, तो उत्तरायण के कारण दक्षिण पूर्व का मानसून भी विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गया, और इस पर किसका इंपैक्ट पड़ा, तो कोरियोलिस का इंपैक्ट पड़ा। तो कोरियोलिस प्रभाव इसके ऊपर लगा, तो कोरियोलिस प्रभाव के कारण ये क्या हो गया, अपने एंगल से राइट हैंड या क्लॉकवाइज मुड़ गया, तो ये राइट हैंड या क्या हो गया, क्लॉकवाइज में टर्न कर गया, जिस कारण से इसकी दिशा, तो इसकी दिशा अब देखेंगे तो ये इस दिशा में जा रहा, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यानी कि जो मानसून है पहले आपका इस दिशा में जा रहा था, पहले मानसून आपका इस दिशा में जाता था, तो इसको हम दक्षिण पूर्व बोलते थे, लेकिन अब मानसून क्या हो रहा है बेटा, अब मानसून जो हो रहा है वो इस दिशा में जा रहा है, तो ये मानसून इस दिशा में जा रहा है, तो ये आपका पश्चिम हिस्सा होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये साउथ ईस्ट में जा रहा है, अब ये दक्षिण से पश्चिम में जा रहा है, तो यानी कि जो भारत में मानसून था ये अपनी दिशा को बदल देता है, और इसके दो कारण हैं, एक उत्तरायण, तो यानी कि ये जो मानसून इस तरीके से आ रहा था, ये मानसून ऐसे करके कन्वर्ट होता है, तो ये दक्षिण पूर्व का मानसून ही क्या करता है, दक्षिण पश्चिम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या आंसर होगा, तो कौन सा साउथ वेस्ट मानसून की उत्पत्ति करता है, तो अल्नीनो तो आएगा नहीं, पश्चिमी धाराएं आएंगी नहीं, ध्रुवीय आएगा नहीं, तो एक ही बचता है ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज का मतलब होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज का मतलब है कि ये नॉर्थ ईस्ट, या इसी को हम पूर्वी पवने बोलते हैं, इसको पूर्वी पवने भी कहा जाता है और इनको व्यापारिक पवने भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज आंसर हो जाएगा। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो जब भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की शुरुआत होती है, तो ये दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो यहां से आया था दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो दक्षिण पूर्व में कन्वर्ट हुआ था, तो एक आपका अरब सागर की, सॉरी, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा में कन्वर्ट हो जाता है और एक अरब सागर की शाखा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अरब सागर की शाखा से मानसून आता है, ये सबसे पहले आपका भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट से हिट करता है, तो ये सबसे पहले कहां टकराएगा, भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट से टकराएगा, तो यहां पर आपका आंसर जो आ जाएगा वो पश्चिमी घाट आ जाएगा, क्योंकि हिमालय और सिंधु के मैदान में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद अरब सागर में भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपका पश्चिमी घाट से टकराएगा, और किस शाखा से होगा, अरब सागर की शाखा से। मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है, मानसून पवन एक ग्रही, मतलब मानसून विंड इन्फ्लुएंस द इंडियन क्लाइमेट, तो ये सही है कि इंडियन क्लाइमेट को मानसून प्रभावित करता है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के साथ ये अपनी दिशा में भी परिवर्तन करता है, तो हमने पढ़ा था कि जब ऋतु परिवर्तन के साथ मानसून अपनी दिशा में परिवर्तन करता है, तो उसी को मानसून कहा जाता है, जो भारतीय मानसून की सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय मानसून एक ग्रही पवन है, यानी कि प्लेनेटरी विंड है, तो प्लेनेटरी विंड में आपकी ईस्टर्लीज विंड, वेस्टर्लीज विंड और पोलर विंड आती हैं, ये आपकी सेकेंडरी विंड में आती हैं, तो ये कौन सी होती है, तो मानसून आपकी कौन सी है, सेकेंडरी विंड का पार्ट होती है, द्वितीयक मानसून या द्वितीयक पवनों का पार्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, तो अभिकथन सही है, तो यानी कि ए सत्य है परंतु आर गलत है, तो एक सही है, दूसरा क्या आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये प्लेनेटरी विंड का पार्ट नहीं है। भारत में किसकी, सॉरी, निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून में वृष्टि प्रदान करने में कोई भूमिका नहीं है, तो जेट स्ट्रीम भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा, आईटीसीजेड, सदर्न ओसिलेशन, नॉर्थ अटलांटिक का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो अटलांटिक ओशियन का भारतीय, पैसिफिक ओशियन का इंपैक्ट पड़ता है, अटलांटिक ओशियन का भारतीय मानसून से किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। Which of the following play a dominant role in the onset of the summer monsoon in India?
तो ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन में सबसे प्रभावी भूमिका किसकी होती है? देखो अल नीनो तो आएगा नहीं, ये मानसून के आगमन नहीं बल्कि इसको प्रभावित करने वाले कारक है हिमालय और तिब्बत। तो हिमालय और तिब्बत दोनों ही कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उसमें तिब्बत ज्यादा है क्योंकि तिब्बत के टेम्परेचर, तिब्बत में बनने वाला हाई टेम्परेचर लो प्रेशर को अट्रैक्ट करता है, जिससे भारत में क्या होता है, मानसून अग्रसर हो सकता है। तो मोनेक्स थ्योरी से लिया गया कोटेशन है। तो जब तिब्बत के पठार में यानी कि हिमालय के ऊपर में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर बनता, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय मानसून को आकर्षित करने का कार्य करता है। इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया विंटर रेनफॉल इन मेनली, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ वेस्ट में विंटर में जो रेनफॉल होगा वो आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में जब भी रेनफॉल पूछे तो वो विंटर मानसून में हम सदर्न ओशिलेशन वेस्टर्लिच डिस्टरबेंस लगाएंगे। प्लेन वगैरह पूछे तो रिट्रीट लगा सकते हो, और दक्षिण का तमिलनाडु पूछे तो आप क्या लगाओगे, उत्तर पूर्वी मानसून लगा सकते हो। दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून कब चलता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जब शुरुआत होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शुरुआत होती है वो सामान्यतः मार्च के बाद से प्री मानसून स्टार्ट हो जाता है, लेकिन रियल में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून से स्टार्ट होता है। तो 1 जून से इसकी शुरुआत होती है। तो 1 जून वाला इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, तो हम डी पर जाएंगे क्योंकि इसकी शुरुआत हम जून महीने से करेंगे। तो प्री मानसून मार्च से स्टार्ट हो जाता है, और रियल में जो एडवांस ऑफ मानसून है वो आपका रियल में जून से स्टार्ट होता है। अगला है मानसून क्या है? तो अभी हम बता चुके थे कि मानसून एक मौसम शब्द से लिया गया है टर्म है, जिसकी मतलब होता है ऋतु परिवर्तन के साथ अगर मानसून अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये एक तरीके की सीजनल विंड है। क्या है? मौसमीय हवाएं हैं जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति को भी बदल देती। ये मैं करा चुका था कैसे करती है। अगला है ऋणात्मक दक्षिणी दोलन सूचकांक निम्नलिखित में से संदर्भित करता है। तो ये मैं आपको पहले ही सदर्न ओसिलेशन नेगेटिव आई इंडेक्स जो है, सदर्न ओसिलेशन जो SOI नेगेटिव होता है तो वो ENSO के साथ संबंधित है। अल नीनो सदर्न ओसिलेशन के साथ संबंधित है, तो ये पहला ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका अल नीनो के लिए क्या हो जाएगा, एक अनुकूल स्थिति यानी कि एक फेवरेबल कंडीशन होती है उसके अल नीनो के लिए। अगला भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की उत्पत्ति मुख्यतः किससे संबंधित है? द ओरिजिन ऑफ मानसून ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट मेनली रिलेटेड टू। तो भारतीय मानसून में इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेनली रिलेटेड टू अल नीनो, दक्षिणी दोलन, स्थलीय मौसम विक्षोभ, भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति, भारतीय महासागर तली, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन ओशियन में जो टेम्परेचर में सी सरफेस सी फ्लोर टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आते हैं, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के, उसी के कारण भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। अगला, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो उत्तर भारत आ रहा है तो ये पश्चिम से आने वाली चक्रवात जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। तो मैं 3-4 बार इसका क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूं, और ये पश्चिमी विक्षोभ में अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से करा चुका था, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन है, कुछ सूची दी है, मैंगो शॉवर, ब्लॉसम शॉवर, नार्वेस्टर, लू। तो लू जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लू लगा सकते हैं, ठीक है। मैंगो शॉवर आपका केरल में लगा सकते हैं या कर्नाटक लगा सकते हैं, इसको केरल लगा सकते हैं। नार्वेस्टर आपका पश्चिम बंगाल में हो जाता है। इसमें जो सही कोटेशन बनेगा तो पहले का थर्ड हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। तो 3-1-2-4, तो 3-1-2-4 आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपन डी ऑप्शन इसका लगा लेंगे। क्लियर? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 आपका होगा डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर पश्चिमी भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु की स्थिति पैदा होगी? तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर नॉर्थ इंडिया में हाई टेम्परेचर होता है तो उतना ज्यादा लो प्रेशर बनेगा। तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना लो प्रेशर बनेगा, इंडियन ओशियन में उतना लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनेगा। तो इसका मतलब है कि जब जितना ज्यादा, देखो इसमें एक शब्द आता है वायु दाब प्रवणता, एक शब्द हम पढ़ते हैं वायु दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। तो वायु दाब प्रवणता का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा ये दाब का अंतर होगा, जैसे यहाँ पर मान लो 20 मिलीबार का प्रेशर है और यहाँ पर 100 मिलीबार का प्रेशर है, तो जितना ज्यादा ये अंतर होगा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और विंड उतनी ज्यादा स्पीड करेगी। तो जितना ज्यादा अंतर होगा प्रेशर ग्रेडियंट उतना ज्यादा मजबूत होगा, विंड और ज्यादा स्पीड करेगी।
यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं बहुत अधिक तापमान होने के कारण जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना प्रेशर कम होगा और उतना ज्यादा ये वेरिएशंस क्या होगा क्रिएट होगा, तो विंड की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये इंडियन मानसून में क्या कर रहा है, ये अरब सागर में एक डिप्रेशन कर रहा है, नहीं डिप्रेशन क्लियर कर रहा है। मानसून की विफलता नहीं है, साइक्लोन है नहीं है, साइक्लोन का संबंध ही लो प्रेशर से होता है। तो ये मानसून की सफलता यानी कि मानसून सक्सेशन का काम कर रहा है। जितना ये प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस, जितना ये अल्नीनो क्या करता है, अल्नीनो जब आता है तो अल्नीनो यही तो करता है कि जब अल्नीनो आता है तो ये टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, वीक हो जाता है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट को वीक कर देता है। जैसे ये 100 मिलीबार है तो ये 100 मिलीबार को घटाकर 50 मिलीबार में कन्वर्ट कर देगा, डिफरेंस बचा 50 और 20 का, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो गया आपका, वीक हो गया। अगला है मैंगो शॉवर क्या है, तो मैंगो शॉवर, चेरी ब्लॉसम, नार्वेस्टर जो हम पढ़ते हैं ये आपके सारे प्री मानसून के पार्ट होते हैं, यानी मानसून से पहले, जून से पहले होने वाली वर्षाएं हैं ये। तो ये मानसून से पहले की वर्षा के पार्ट होते हैं जिसको हम प्री मानसून में काउंट करते हैं। तो ये क्या एक तरीके का प्री मानसून है। अगला क्वेश्चन क्या, मासिम राम जो भारत का सबसे आर्द्र स्थल है किस राज्य में स्थित है। मासिम राम, तो ये आप जानते हैं कि ये मेघालय में स्थित है। तो मासिम राम सबसे आर्द्र स्थल है और ये कहां पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। अगला क्या, बंबई और पुणे में प्राप्त वर्षा की मात्रा का अंतर, क्योंकि बंबई में वर्षा ज्यादा होती है, पुणे में वर्षा कम होती है, तो ये किस कारण से हो रही है। तो ये आप देखेंगे कि भारत में पश्चिमी घाट की जो स्थिति है वो यहाँ पर मिलती है और भारत में जो मानसून आता है वो इस डायरेक्शन से आता है। बंबई इस साइड है, पुणे इस साइड है आपका। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये आपका इस साइड क्या हो जाएगा, ये अरब सागर की स्थिति हो गई। तो जो मानसून है वो अरब सागर से आ रहा है, यहां से मानसून आ रहा है। तो यहां से मानसून आएगा तो इस साइड तो क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर क्लाउड बनेंगे तो वर्षा होगी। लेकिन इस साइड क्लाउड तो बनेंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी, क्योंकि इधर पहुंचते पहुंचते क्लाउड की नमी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है, इसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। और ये जो साइड होती है, साइड को कहते हैं लीवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं, लीवर्ड स्लोप। और ये जो स्लोप होता है इसको कहते हैं विंडवर्ड स्लोप, यानी कि ये पवनामुखी ढाल होता है और ये पवनाभिमुखी ढाल होता है। तो जो मुंबई है ये पवनामुखी पर है, पुणे पवनाभिमुखी का पर है। और ऐसी वर्षा को हम ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसी वर्षा का प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। तो ये पर्वताकृत वर्षा यानी कि एक ओरोग्राफिक रेनफॉल में आती है। वह प्रक्रिया जिससे मानसून की वापसी के दौरान आकाश साफ रहता है, तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता उच्च हो जाती है, दिन का तापमान उच्च और रातें ठंडी हो जाती हैं। तो मानसून जब लौटने होता है तो उसमें ये आपका लगभग कब, सितंबर अक्टूबर में होता है। तो इसको अक्टूबर हीट या सेकेंड समर भी बोल देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, अक्टूबर हीट या सेकेंड समर के नाम से भी जाना जाता है। अगला, अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है। तो नार्वेस्टर कहाँ कहा जाता है, तो अप्रैल मई यानी कि ये प्री मानसून, मार्च के बाद जो स्टार्ट होता है ये प्री मानसून का पार्ट है, जो कहां पर कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में। केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य स्थिति क्या होती है। तो मानसून सामान्यतः हमारा जो पहुंचता है वो 1 जून को पहुंच जाता है। कब पहुंचेगा, 1 जून को मानसून का हमारा क्या होता है, भारत में आगमन हो जाता है। तो पश्चिमी तट पर 1 जून को मानसून क्या है, हिट कर जाता है। अगला, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो ये भी हम बता चुके थे कि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति उष्ण चक्रवात, सॉरी शीतोष्ण चक्रवात के रूप में। तो ये मैं डिटेल से करा चुका हूं स्टार्टिंग में। तो ये क्या एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति कहां पर होती है, भूमध्य सागर में होती है और ये पश्चिम से पूरब की ओर चलता है और पूरब में भारत में आकर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा करता है। अगला, वर्षा की सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक विरलता का मतलब होता है कि जो परिवर्तनशीलता, इसको एक तरीके से परिवर्तनशीलता कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता कहाँ पाई जाती है। तो जहां पर वर्षा सबसे कम होती है वहां पर परिवर्तनशीलता ज्यादा होती है। तो इसमें लेह वाला जो क्षेत्र है, तो ये लद्दाख का जो बेल्ट है, ये आप जानते हैं कि सबसे कम वर्षा वाला भारत का एक कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया माना जाता है। तो ये आपका लेह आंसर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। तो कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा या किस पहाड़ी में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल का एरिया हम देखते हैं तो खासी पहाड़ी, जहां पर मासिनराम स्थित है। तो मेघालय के पठार में जो गारो खासी पहाड़ियां स्थित है, तो खासी पहाड़ी के पास में मासिनराम चेरापूंजी स्थित है, जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
अगला क्वेश्चन क्या, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है? तो जून से तो मानसून स्टार्ट होता है, तो ज्यादा जो वर्षा होगी वो जुलाई में होगी। तो मिड जून से लगभग हमारा या फर्स्ट जून से मानसून स्टार्ट हो जाता है और जुलाई में वर्षा क्या होती है, पूरी तरीके से फुलफिल हो जाती है। अगला है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून की वो शाखा जो अरब सागर के ऊपर, सॉरी, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती है, उससे वर्षा होती है। इससे नहीं होगी, इस वाली ब्रांच से वर्षा होगी। तो ये आपका शीत ऋतु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला, कोपेन की स्कीम के अनुसार BWH प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो मैं आपको बता चुका था कि जब भी बी शब्द आएगा तो बी शब्द आपका किसके लिए यूज किया जाएगा? मरुस्थलीय जलवायु के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम सही आंसर लगाएंगे वो राजस्थान चला जाएगा। तो राजस्थान में हमारा बी प्रकार का क्लाइमेट मिलेगा। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु कहाँ पाई जाती है? अब देखो AMW आ रहा है, तो इसमें पहले तो आपको ये क्लियर करना होता है कि 3 जलवायु आपको मेनली याद रखने पहले। एक तो जीरो कर्क रेखा से इसको डिवाइड कर लेना, ऊपर ए पाया जाएगा, सॉरी, ऊपर जो जलवायु का क्षेत्र आएगा वो सी में आएगा, नीचे वाला ए में आएगा और राजस्थान वाला बी में आएगा। 3 शब्द तो याद रख लेना, ABC। इसके बाद मैंने बोला था कि आपको कुछ कीवर्ड याद रखने हैं, जैसे एक F याद रखना है, एक आपको M याद रखना है, तो एक F याद रखना है, एक M याद रखना है, एक W और एक S। तो जब भी आपका F आएगा तो फुल रेन की बात होगी, यानी कि थ्रू आउट द ईयर आपका रेन होना चाहिए। M जब आएगा तो वो मानसून वाला इंपैक्ट दिखाएंगे। W का मतलब आप विंटर ड्राई याद रखेंगे, तो विंटर ड्राई का मतलब होगा कि जो रेन है वो रेन का होगा समर में होगा, उल्टा होता है। और S का मतलब क्या हो जाता है? समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब होता है कि जो रेन है वो आपका विंटर में होगा, तो विंटर रेन वाले क्षेत्र के लिए S यूज करते हैं। तो यहां पर दिया है कि कोपेन के AM, तो ये AM 2 शब्दों से क्लियर हो जाता है। तो भारत में ये बताओ कि ए तो आपको मिल गया कि ये दक्षिण वाले क्षेत्र में ए मिलता है। इसमें देखो एफ तो भारत में कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि भारत के किसी भी क्षेत्र में थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है। मानसून का जो सबसे अच्छा उदाहरण जो भारत में मिलता है वो आपको भारत के पश्चिमी घाट में मिल जाएगा। तो ये पश्चिमी घाट में आपको जो जलवायु मिलेगी वो AM मिलेगी, और ए के साथ आप क्या लगा सकते हैं? M लगा सकते हैं। बाकी अदरवाइज पूरे इंडिया में जो जलवायु मिलेगी वो AW, ऊपर भी जैसे मिलेगी वो CW मिलेगी, क्योंकि डब्ल्यू जो वाली जाली का मतलब होता है विंटर ड्राई, यानी कि समर में रेनफॉल। तो भारत में सामान्यतः समर में रेनफॉल होती है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर जो वर्षा है वो समर में नहीं विंटर में होती है, तो इसका समर ड्राई होगा तो विंटर में रेनफॉल होगा। तो यहाँ पर AM दिया हुआ है, तो AM में क्या मिलेगा? तो असम आएगा नहीं, पंजाब आएगा नहीं, आएगा तो गोवा आएगा, क्योंकि गोवा जो है आपका, तो गोवा आपका पश्चिमी घाट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट पर स्थित है, यहाँ पर AM प्रकार की जलवायु मिल जाएगी। अगला, कोपेन के वर्गीकरण का AS प्रकार की। तो अभी हम बता चुके हैं कि AS की जो जलवायु है वो आपको कोरोमंडल तट पर मिलती है। तो AS जो जलवायु है वो कहाँ मिलेगी? कोरोमंडल तट पर, क्योंकि S का मतलब क्या होता है? समर ड्राई। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, S का मतलब होता है समर ड्राई। समर ड्राई का मतलब होगा कि यहाँ पर जो रेन होगा वो विंटर रेन होगा। क्लियर हो गया? ये आपका तो तमिलनाडु में ही होता है। कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में मध्यवर्ती गंगा मैदान में, तो ये क्वेश्चन हम कर भी चुके थे। अब गंगा का जो मैदान आ रहा है, तो गंगा का मैदान कर्क रेखा के उत्तर में आएगा, तो ये क्षेत्र आपका ए में आता है, ये सी में आता है और ये बी में आता है, तो गंगा आपका यहाँ पड़ेगा। तो गंगा का क्षेत्र वो सी जलवायु में आएगा। देखो सी के साथ भी W लगा हुआ है। 2 शब्द तक केवल याद रखो, तीसरे तक पहुंचने की जरूरत नहीं आएगी। अगला है, विच वेयर इज द कोपेन्स BWH जलवायु। तो BW जलवायु का मतलब हो गया, तो बी का मतलब क्या हो गया? तो जब भी बी जलवायु आएगी तो वो एक ड्राई जलवायु की, यानी कि डेजर्ट की बात कर रहा है। इसमें W बड़ा वाला W है, याद रखना। इस बड़े वाले W का मतलब क्या होता है? इस बड़े वाले W का मतलब होता है एकदम जहां पर शुष्क होता है। एक बड़ा वाला S आएगा, वो स्टेपी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि अर्ध शुष्क के लिए। तो मरुस्थल में, तो मरुस्थल को पहचानने के लिए बी का यूज करेंगे, लेकिन मरुस्थल में भी 2 होता है, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क के लिए W यूज करते हैं और अर्ध शुष्क यानी कि स्टेपी के लिए हम क्या यूज करते हैं? S यूज करते हैं। और इसके बाद फिर H लगा हुआ है, तो एक आता है H। H का मतलब होता है हॉट जलवायु,
और एक क्या आएगा के का मतलब होता है काल्ट, और काल्ट का मतलब होता है कोल्ड जलवायु। तो भारत में हॉट मिलेगा या कोल्ड मिलेगा, तो भारत में एच मिलेगा। अब राजस्थान में यहाँ पर डब्ल्यू लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये थार डेजर्ट की बात हो रही, तो यहाँ पर थार आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पैटागोनिया जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पर के वाला फॉर्मूला लगेगा। कर्नाटक का आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक आंतरिक तमिलनाडु पश्चिमी आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश में विस्तृत पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट के पूर्व में अगर कोई क्षेत्र आ रहा तो ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के पूर्व में आएगा तो स्वाभाविक है वो कम वर्षा का क्षेत्र होगा। तो कम वर्षा का क्षेत्र है तो ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र तो यहाँ मिलेगा, तो कम वर्षा का क्षेत्र है तो ये कह सकते हैं कि ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और अर्ध शुष्क क्षेत्र है तो बी क्लाइमेट मिलेगा ही मिलेगा। पहली चीज है बी मिलेगा, बी के साथ आपका क्या मिलेगा, एस मिलेगा। एस का मतलब क्या होगा कि ये स्टेपी क्लाइमेट है, तो अर्ध शुष्क है तो स्टेपी मिलेगा। और एच तो आपको लगाना ही होता है क्योंकि हॉट है, और डब्ल्यू भी लगा सकते हैं क्योंकि विंटर में ड्राई होता है, थोड़ी बहुत रेनफॉल होगी तो वो समर में ही होगी। तो यहाँ का मतलब है कि सब ट्रॉपिकल स्टेपी, तो स्टेपी रीजन मिलेगा, पहली चीज तो ये है। सवाना वाला नहीं मिलेगा, सवाना आपका क्या होता है, आपका शुष्क वाला क्षेत्र होता है, तो स्टेपी मिलेगा। स्टेपी में दिया उप उष्ण कटबंधी या उप उपोष्णबंधी, तो ये ट्रॉपिकल में मिल रहा है, तो भारत किस में आता है, ट्रॉपिकल में आ रहा है, तो बी आंसर आप लगा सकते हैं। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कुछ दिनों तक बारिश होने के बाद यदि एक या अधिक हफ्तों तक वर्षा नहीं होती तो इस घटना को क्या कहा जाता है। एक होता है ऑनसेट ऑफ मानसून, फिर आता है मानसून ब्रेक, और फिर आता है रिट्रीट ऑफ मानसून। पहले मानसून का आगमन होता है, फिर मानसून की ब्रेक होती है, फिर मानसून का वापसी होता है, तो इसको कहते हैं मानसून ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है कि चीजों को रोक दिया गया, अभी ब्रेक छोड़ेंगे फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे मानसून में भी क्या होती है, एक ब्रेक लग जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत के मालाबार तटों में होने वाली शक्तिशाली दक्षिण दक्षिण पूर्वी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो मालाबार तट कहां पर स्थित है, तो मालाबार तट आपका इस साइड जो स्थित है ये कोरोमंडल तट है। इसको अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, कोरोमंडल तमिलनाडु में, जहां पर वर्षा होती है कब, शीत ऋतु में। और यहाँ पर जो केरल में तट मिलता है इसको कहते हैं मालाबार। तो मालाबार तट में जो वर्षा होती है उसको एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। बोरा वगैरह यूरोप में चलती है, लू भारत में चलती, ब्लैक स्टॉर्म वगैरह भारत में नहीं मिलती, तो एलिफेंटा यहाँ पर आपको याद रखना, ये लोकल विंड प्री मानसून का पार्ट होता है। 1989 में योजना आयोग, जो अब नीति आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया, तो ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश मिलते हैं। तो एक बार इनको रट लेना कि कितने कृषि जलवायु प्रदेश आपको मिलते हैं, 15 कृषि जलवायु प्रदेश मिलते हैं। दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो कर्नाटक के कुछ भागों में आपको स्टेपी जलवायु मिलती है, इसका क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अर्ध शुष्क जलवायु मिलती है, यह सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। नीचे दिए गए कूट का सही अंतर, तो यहाँ कोटेशन और कारण दोनों सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेपी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भारत के कर्नाटक पश्चिमी घाट के इस साइड स्थित है। तो ये आपका ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या भी करेगा। अगला है नार्वेस्टर नामक छोटे आकार के तूफानों को पश्चिम बंगाल में खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है। तो नार्वेस्टर काल बैसाखी, यानी कि ये आपका एक प्री मानसून का पार्ट है, तो नवंबर दिसंबर में आएगा नहीं, तो ये अप्रैल मई जून जुलाई में तो मानसून आ जाता है, ये आएगा नहीं, तो अप्रैल मई के अंदर ही आ जाएगा। तो नार्वेस्टर प्री मानसून है, तो जून से पहले का आंसर हम लगा सकते हैं। चलो, जलवायु वर्गीकरण में कोपेन की योजना के अनुसार ई प्रकार की जलवायु, ई मतलब ध्रुवी प्रकार, ध्रुव तो मध्य प्रदेश भारत में नहीं आएगा, लेकिन ध्रुवी यानी कि ठंडी जलवायु का इंपैक्ट तो कम से कम मिल सकता है। जैसे नागालैंड में ठंडी जलवायु नहीं मिलेगी, तो केवल एक ही ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको क्या है, इस प्रकार की ठंडी जलवायु का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, BSH का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको अभी करा चुका हूं कि बी जलवायु यूज की जाती है डेजर्ट के लिए। डेजर्ट के लिए हम हमेशा बी जलवायु यूज करेंगे, लेकिन बी के साथ दो ऑप्शन है कि बी के साथ आप या तो एस यूज करेंगे या डब्ल्यू यूज करेंगे। अगर अर्ध शुष्क आ रहा है स्टेपी, तो अगर शुष्क आ रहा है तो डब्ल्यू। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि बी के साथ या तो आप के यूज करेंगे, या तो के शब्द का यूज करेंगे, या फिर एच, हॉट के लिए एच यूज करेंगे और ठंडे के लिए के यूज करेंगे। तो बस इतने से हो जाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन बन जाते हैं, तो बी बन जाएगा, एक बी ये बन गया, बी के साथ एच और बी के साथ डब्ल्यू, बी के साथ के और डब्ल्यू के साथ भी के आ जाएगा, तो ये के दो ऑप्शन बन जाएंगे। तो पहले तो बी एस एच
हो जाएगा, और एक आपका बी एस के बन सकता है, और यहां पर भी बी डब्ल्यू एच बन सकता है, और एक आपका बी डब्ल्यू के भी बन सकता है। तो इस तरीके से आपके बन जाते हैं। तो यहाँ पर भारत में जो दिया हुआ है वो बी एस एच दिया हुआ है, यानी कि इसकी बात हो रही। तो बी का मतलब हो गया शुष्क, और एस का मतलब हो गया अर्ध शुष्क, और एच का मतलब हो गया हॉट। तो ये क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वर्ष पर्यंत वर्षा युक्त। तो ये तो आंसर नहीं होगा थ्रू आउट द, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वर्ष भर वर्षा युक्त, ये भी नहीं होगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा विहीन, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से अधिक होती हो, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। उष्ण कटिबंधीय स्टेपी, देखो ये स्टेपी आ गया, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 18 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो स्टेपी का मतलब हो गया कि कौन सा 18 सेंटीमीटर से अधिक है, तो डी आंसर लगा सकते हैं। इसमें 1 मिनट गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है। 18 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो 18 सेंटीमीटर से अधिक, हाँ ठीक है, एच के लिए यूज किया जाता है 18 सेंटीमीटर, और के लिए 18 मीटर से कम होती है। तो डी आंसर लगा लो, और तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये भारतीय जलवायु के आज हमने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आपका एमपी टेट का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के आपके तीसरे चौथे टॉपिक तक भी हम पहुंच चुके हैं। बड़े जो टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो गया। अब मिनरल्स वगैरह बचेंगे, कृषि वगैरह बचेगा, आपका जल का वनस्पति वगैरह, छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, मिट्टियां वगैरह, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नई क्लास में। धन्यवाद।